आदाब अर्ज़ करता हूँ। मैं नौशाद मुंतज़िर। आज़ादी का आगाज़ कराती ये कहानी ट्रेन की सीटी बलजीत कौर की ज़िंदगी की दास्तां है, जो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान आने की कशमकश में अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर पाती है। आइए, उसका ये सफ़र किन रास्तों से होकर गुज़रता है, इन गवाहों में हम भी शामिल हो जाएं। कहानी का आगाज़ होने जा रहा है ट्रेन की सीटी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। आवाज़, आज ये आवाज़ इतनी खौफनाक क्यों लग रही है? आज से पहले कभी ऐसा ना हुआ था। इस तरह इस आवाज़ ने कभी डराया नहीं था। डर इस बात का, ट्रेन में मुसाफिर नहीं लाशें सफ़र कर रही थीं, मगर फिर भी ये सीटी की आवाज़ उन चीखों से बेहतर थी, उन चीखों से बेहतर जो किसी अपने को खोने का दर्द बयान करती थी। बलजीत कौर भी उन्हीं चीखों और उस आवाज़ के बीच अपनों को तलाश रही थी। ना उसे सुकून मिलता, ना अपनों का कोई निशान। किसने सोचा था एक खुशी गम में बदल कर इतना दर्द साथ लाएगी। फिर एक सुबह हो चुकी थी, मगर दर्द और गुबार के बीच ये सुबह आज़ादी थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे के बाद खून से सने खड़े थे। वही आज़ादी जिसके लिए लोग पागलों की तरह जूझ रहे थे। वही सुबह जिसकी शफक में लोगों ने आसमान में लालिमा सोची थी, ज़मीन पर खून नहीं। मगर वो खून अब ज़ख्मों के ज़रिए आँखों में उभरने लगा था। दर्द मानो अपना मुंह दबाए बदहवास फिर रहा था। उसी बदहवासी से कोई भी महफूज जगह तलाश रही थी बलजीत। बलजीत, अब किधर जाना है? गांव तो छोड़ा ही। बलजीत कौर ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। ये बात समझ के परे थी कि खाली दिमाग और खाली पेट में कौन सी चीज़ ज़्यादा बदतर है। वो अभी भी सरहद के उस पार थी, पाकिस्तान में। उस पार जाना था हिंदुस्तान। ये सरहद जो रातों रात खड़ी हो चुकी थी, ये सरहद जो खून से लिखी जा चुकी थी, जिसे अब खून से मिटाना भी नामुमकिन सा लगता था। कुछ दूर बलजीत कौर को एक कैंप दिखाई दिया। थकान से भर चुके पांव आगे बढ़े और ठहर गए। डर दिमाग पर हावी हो चुका था और भूख कुछ सोचने नहीं दे रही थी। दंगाई गिद्धों की तरह लोगों को नोच चुके थे, और जो बच गए थे वो गिद्धों और इंसान में फ़र्क महसूस नहीं कर पा रहे थे। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि एक बूढ़ी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। यहाँ मत रुक बेटी, चली जा। और जो आगे कैंप देख रही है, यहाँ मत जाना। उस कैंप में अब कोई नहीं है। वो ज़ईफ अशरफ चाचा थे, बलजीत के पास के गांव में रहते थे। दोनों अपना परिवार दंगों में खो चुके थे। बलजीत, आप भी चलो यहाँ से चाचा, वो जोर देकर बोली। अशरफ ने सूनी आंखों से जवाब दिया, मेरी उम्र हो चुकी बेटा। यहीं इसी राख में मेरे बच्चे मुझे आवाज़ देते देते थक कर सो गए। अब यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। बलजीत जैसे ना रुक पाने वाला सफ़र दोबारा शुरू कर देती है, और उसके साथ धूल का गुबार
भी थोड़ी दूर तक उसका सफ़र तय करता है। बमुश्किल एक जगह उसे पानी मिलता है, वो पानी पीती है और आगे बढ़ जाती है। शाम हो चुकी थी और उन दंगों और दर्द से सहम कर आसमान भी रोना शुरू कर चुका था। बारिश होने लगी थी, मगर हल्की थी। साथ ही उसके जहन को ये बात मालूम थी कि अब कहीं ना कहीं तो रुक ही जाना चाहिए। घंटों के सफ़र के बाद उसे सामने पुलिस चौकी दिखती है और उसी से लगा हुआ एक कैंप। वहाँ रजिस्टर लिए एक आदमी जो बेमन से अपनी कुर्सी पर बैठा है, उससे जाकर पूछती है, बलजीत, क्या रुकने का कुछ इंतज़ाम हो जाएगा? झड़कती हुई आवाज़ के साथ बोला वो शख्स, नई जगह नहीं है, किसी और कैंप में चली जाओ। बलजीत बड़ी थकी हुई आवाज़ के साथ बोली, देख लीजिए, एक शख्स की ही तो जगह चाहिए, मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। कहा ना जगह नहीं है, एक बार में लोगों को समझ में ही नहीं आता। एक दफे बलजीत की थकान पर हिम्मत हावी हुई। अरे जब कैंप लगा है तो एक औरत को जगह तो दे दो। क्या आप और सरकार लोगों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ रही है? यह तकरार चल ही रही थी कि पीछे से एक अफसर वहां आ गया। क्या हुआ, सब खैरियत? कहाँ जनाब, कहाँ खैरियत, यहाँ हर कोई मुंह उठाए चला आता है। अफसर, क्या ये औरत भी कैंप में दाखिले के लिए आई है? हाँ साहब। अब मैं क्या बताऊं कि बलजीत कौर उस आदमी की बात काटते हुए अफसर से सीधे बोली, साहब 2 दिन से सिर्फ चले ही जा रही हूँ, ना कोई आसरा मिला ना कहीं खाना। बड़ी उम्मीद से इस कैंप तक आने की हिम्मत जुटाई। बलजीत ये बात साफ साफ जान चुकी थी। अब उसके हलक में सिर्फ इतनी नमी बची है कि कुछ 2-4 लफ्ज और बोल पाएगी। उसके वहां खड़े और बेसुध हो जाने के बीच सिर्फ उस अफसर का हुक्म बचा था जो उसे बचा सकता था। ठीक है, इसे अंदर ले आओ, आगे से 5वां टेंट है, वहां अगर जगह मिल जाए तो सो जाना, बाकी तो अब कहीं और कोई जगह नहीं है, सभी भर चुके हैं। बलजीत टेंट तक का सफर और तय करती है। टेंट नहीं मानो बकरियों से लदे हुए ट्रक थे। सामान और इंसान में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल था। दोनों ही फटे हाल थे। सबकी आंखें बंद जरूर थीं, मगर नींद किसी को मयस्सर नहीं थी। सबके ख्वाब जो उजड़ चुके थे। बलजीत कौर बमुश्किल एक कोने में बैठने जितनी जगह ढूंढ लेती है और वो अपनी जिंदगी के मानद सिमट कर रह जाती है। अभी आंख लगी ही थी कि पूरे कैंप में अफसरा तफरी का माहौल हो गया। ऐसा लगा मानो चांद अपनी जगह से उठकर भाग जाएगा। साफ मालूम होता था इस अफरा तफरी की वजह कोई अच्छी तो नहीं। बलजीत, क्या हुआ, ये शोर किस बात का? पता नहीं, लगता है दंगाइयों का शोर है, किसी ने जवाब दिया। अफसर, सब अपना अपना सामान लेकर यहां से निकल लो। खबर आई है पास ही दंगाई है, कभी भी यहां हमला हो सकता है। एक घबराई सी आवाज, रात को इस वक्त हम कहां जाएंगे? अफसर, ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर जान बचानी है तो भागो। ऐसा मालूम पड़ता था मानो सब लोग इस माहौल के आदी हो चुके हों। बिजली की रफ्तार से सब ने अपना सामान उठाया और जाने लगे। देखते ही देखते पूरा टेंट लगभग खाली हो चुका था और जो बचा था मालूम पड़ता था
ज़िंदगी का ये गैर ज़रूरी सामान जिसे अब ज़िंदगी ढोना नहीं चाहती थी। बलजीत कौर भी उठी और उसने कदम बढ़ाए ही थे, उसका ध्यान तंबू के कोने में पड़ी एक गठरी पर गया। बलजीत को कुछ हलचल महसूस हुई। वो पास गई तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो किसी के जिगर का टुकड़ा, किसी का बच्चा था। अरे किसका बच्चा है ये? आओ, किसका बच्चा है ये? जितना लोगों की अधूरी नींद ने उस तंबू को सुनसान कर रखा था, उतना ही तंबू अब लोगों के ना रहने पर सुनसान हो चुका था। बलजीत को कुछ समझ ना आया, उसे कुछ न सूझा। उसने चादर हटाई तो पाया एक दूध सा गोरा बच्चा अपनी नन्ही आंखों से कुछ टटोल रहा था। बड़ी बड़ी मासूम आंखें और हाथ किसी की उंगली पकड़ने को तैयार। बलजीत ने वापस बेकार की पुकार लगाई। अरे किसका बच्चा है ये? अरे किसका बच्चा है ये? वक्त ज्यादा नहीं बचा था और न उसके सवाल का जवाब देने वाला तंबू में भी कोई था। इन सब सवालों के बीच बलजीत ने बच्चे की निचली चादर हटाई। देखा कि बच्चा मुसलमान था। बलजीत की सोच में चिंगारी दौड़ पड़ी। अरे ये तो मुसलमान है। लगता है इसके माँ बाप हिंदुस्तान से पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर चुके और पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। इन दंगों के बीच जहां सिख और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे, उसी खून खराबे के बीच एक माँ जो अपना पूरा खानदान खो चुकी थी, एक बच्चे को देखकर अजब कश्मकश में फंस गई। वाहे गुरु, मुझे रास्ता दिखा। मैं क्या करूं? इस बच्चे को यहीं छोड़ दूं या ले चलूं? क्या पता इस बच्चे की माँ इसको ढूंढते ढूंढते यहीं आ जाए। बलजीत के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। दंगाइयों की जो आवाज अभी तक दूर थी, वो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। उस बच्चे की जिंदगी और मौत का फैसला बलजीत के ही हाथों में था और खुद की जिंदगी का भी फैसला। इस कश्मकश में जहां किसी को किसी की खबर ना थी, मुमकिन नहीं था कि कोई इस बच्चे को लेने दोबारा आ पाता। शायद जिंदगी ने बलजीत को एक और मौका दिया था और यह भी वो मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। अरे और कौन बचा है? आवाज आई। जल्दी ये कैंप छोड़ दो, दंगाई पहुंचते ही होंगे। और बलजीत के सामने वो बच्चा जो जिगर के टुकड़े की तरह उसके सामने पड़ा था, बलजीत ने उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। कैंप से निकलते ही अंधेरे में आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। रास्ता ठीक वैसा ही था जैसा अभी उसकी जिंदगी। आसमान से बारिश भी अपनी रफ्तार से हो रही थी। शायद उसे आज ही अपने सारे दुख का इजहार करना था। बलजीत के साथ एक मुसाफिर अब जुड़ चुका था और बलजीत को सफर कुछ आसान लगने लगा था, मगर खतरा भी टला नहीं था। दंगाई नंगी तलवारें लिए उस सूबे में घूम रहे थे। हिंदुस्तान जाने वाली ये ट्रेन पौ फटने से कुछ पहले रवाना होनी थी, इसलिए बलजीत को जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंच जाना था। जो सफ़र बलजीत थोड़ा आराम करके 1-2 दिन में तय करती, हालातों ने वह थका हुआ सफ़र बलजीत और उस नन्हे मुसाफिर पर थोप दिया था। अच्छी बात यह थी कि सफ़र अब कम बचा था, लेकिन जितना रास्ता कम होता जा रहा था, उतने ही कदम भारी
होते जा रहे थे और डर उसके सीने पे सांप की मानिंद लौट रहा था। कहाँ रास्ता था, कहाँ खेत और कहाँ कीचड़, कुछ पता नहीं था। पैर कीचड़ में सनते जा रहे थे और बेसुध होने से पहले जिस्म को मंजिल तक पहुंचने की गुहार लगा रहे थे। अंधेरों में हर जुगनू से नजर बचाते बचाते बलजीत रेलवे स्टेशन पहुंच ही गई। पूरे प्लेटफॉर्म पे सांप की तरह बिछी हुई रेलगाड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। पुलिस की मौजूदगी में कुछ हादसा होने के आसार कम ही थे। ट्रेन ने एक लंबी सीटी दी और खूब सारा धुआं भाप निकाला। जैसे बलजीत को देखकर ट्रेन ने इत्मीनान की सांस ली हो। इधर बलजीत कोई जगह खंगालने में लगी थी और इधर कोयलों की आग से लबरेज ट्रेन का इंजन सांस लेने लगा था। देखते ही देखते ट्रेन के धुएं ने पूरे प्लेटफॉर्म को अपने आगोश में ले लिया। उम्मीद के मुताबिक रेल ने वक्त रहते प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। बलजीत को मानो सांस में सांस आई। अब रेल अपना सफ़र शुरू कर चुकी थी और वही ट्रेन की सीटी जो अब तक बलजीत को डराती आई थी अब सुकून दे रही थी। डर की हद से दूर वो एक नए ख्वाब की तरफ बढ़ चुकी थी। बकरियों की तरह भरी हुई बोगी में बलजीत और उसके उस जिगर के टुकड़े को तिल रखने जितनी जगह मिल ही गई। रेल ने हाफते हाफते रफ्तार पकड़ ली थी और अपने आसपास की हर चीज को धूल चटाते हुए आगे बढ़ गई। बलजीत ने भारी मन से आंखों से आंसू छलकाते हुए अपने गांव को अलविदा कहा और इस बेमेल उम्मीद के साथ कि फिर जिंदगी में कभी दोबारा वो अपने गांव की मिट्टी की खुशबू कभी महसूस कर पाएगी। उसने अपने आंसुओं को अलविदा कहने की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ देर बाद सफर शुरू हो चुका था और कुछ देर के सफर के बाद बलजीत के गांव से कुछ आगे ट्रेन एक पुल तक पहुंच चुकी थी जो उसके गांव से दूसरे छोर जाने के लिए जोड़ता था। अब पुल के उस पार का वो हिस्सा हिंदुस्तान की मिल्कियत था। अठलाते बल खाते रेल जैसे जैसे उस पुल तक एक जमीन को छोड़ दूसरी जमीन तक, एक अंधेरे को छोड़ उजाले तक आगे बढ़ रही थी तो ऐसा भरोसा होता जा रहा था जैसे बलजीत अपने माजी को छोड़कर मुस्तकबिल की तरफ जा रही हो और उसके गोद में वो बच्चा भी अपनी माँ के ख्याल से पूरा इत्तेफाक रखता था।